Hello friends, my name is Nidhi Chauhan. Welcome to Bio India. पिछली बार हमने बात की थी कि कैसे बाज बहादुर रानी रूपमती की इच्छा को पूरा करके उन्हें अपनी राजधानी मांडू ले आते हैं। दोनों संगीत में इस कदर खोए थे कि बाज बहादुर का ध्यान अपने राज्य के प्रति बाकी जिम्मेदारियों से हट गया था। हर कोई रानी रूपमती के गायन और उनकी सुंदरता की चर्चा करता। यूं तो उनकी सुंदरता सादगी में भी थी, लेकिन जब एक हिंदू रानी की तरह सज संवरती तो तारीफ में शब्द कम पड़ते, और यही बात उनकी दिल्ली तक भी जा पहुंची। कहते हैं कि अकबर ने मांडू बुलावा भेजा कि रूपमती को उनके दरबार में गायन वादन के लिए भेजा जाए। लोग कहते हैं कि रूपमती की सुंदरता के बारे में सुनकर अकबर उनको पाना चाहता था। दरअसल रूपमती से एक कहानी और जुड़ी है कि बाज बहादुर उनको मांडू तो ले आए थे, मगर वो उनकी प्रेयसी ही रही। दोनों ने शादी नहीं की और रूपमती के गायन की धुन बाज बहादुर के दरबार में भी सुनाई देती थी। अकबर को लेके एक कहानी ये भी है कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के सेंटर में आता है और राजधानी मांडू उस वक्त बहुत फल फूल रही थी, क्योंकि हर दिशा से आए लोग यहाँ से होकर जाते। सिर्फ हिंदू या मुस्लिम नहीं, बल्कि जैन और बौद्ध धर्म के धर्मार्थी भी। पूरा हिंदुस्तान जीतने निकले बादशाह अकबर ने बाज बहादुर को उनकी हुकूमत स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। खैर, प्रस्ताव जो भी था, बाज बहादुर ने साफ इनकार कर दिया। इस पर गुस्साए अकबर ने अपने सेनापति आदम खान और पीर मोहम्मद के साथ एक बड़ी फौज मालवा की तरफ रवाना कर दी। उधर गुप्तचर जब बाज बहादुर को ये संदेश देते हैं तो वो इस बात को यह कहकर अनदेखा कर देते हैं कि अभी दिल्ली दूर है और मांडू के किले तक पहुंचना आसान नहीं। दरअसल मांडू के इस किले में ऐसे 12 बड़े दरवाजे थे जिन्हें पार करना आसान नहीं था। हर दरवाजे का एक नाम है, जिसमें सबसे पहला दरवाजा दिल्ली दरवाजा कहलाया जाता है, जो एक खड़ी ढाल और घुमावदार रास्ते से होकर निकलता है, जिसपे हाथियों की चाल भी धीमी हो जाती है। या ऊपर आते आते सैनिक इतना थक जाते थे कि उनकी आधी ताकत तो इसी चढ़ाई को पार करने में चली जाती। ये 1561 की बात है, जब अकबर की भेजी विशाल सेना मांडू में घुस चुकी थी, जो तेज रफ्तार घोड़ों और कत्लेआम मचाने वाले सिपाहियों के साथ युद्ध के लिए खड़ी थी। जब ये खबर बाज बहादुर के कानों तक पहुंची तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बात अकबर की हुकूमत को अपनाने का नहीं था, उसे फिक्र थी रूपमती की, उसके मान सम्मान की। अकबर की फौज की तैयारी सुनकर वो ये तो समझ गया था कि ये युद्ध किस ओर करवट लेगा, लेकिन उसने भी फैसला किया कि वो पूरे दमखम के साथ सामना करेगा। रानी रूपमती को जब ये सब पता चला तो वो दुख से इस कदर सराबोर हुई कि गले से गीत तो क्या, आवाज भी नहीं निकल रही थी। बाज बहादुर रूपमती को बहुत समझाते हैं कि उनको कुछ नहीं होगा, वो जल्दी से युद्ध खत्म करके आएंगे और उनके साथ फिर एक नया गीत गुनगुनाएंगे। जाने से पहले वो यही दुआ मांगने जाते हैं कि चाहे उनकी जान युद्ध में चली जाए, पर रूपमती के दामन पर कोई आंच ना आए। रूपमती भी हर दिन यही दुआ करने लगी थी कि बाज बहादुर सही सलामत रहे। कहा जाता है कि मैदान में बाज बहादुर की हजारों की फौज पर अकबर की लाखों की सेना भारी पड़ी। मुगल सेना किले के हर दरवाजे को पार कर रानी रूपमती के महल तक आ धमकी थी, लेकिन रानी रूपमती को अभी तक बाज बहादुर की कोई खबर नहीं मिली थी। आदम खान ने जब रानी को देखा तो वो भी उनकी सुंदरता को देखकर भौचक्का रह गया। अब तो उसके मन में भी रानी रूपमती को पाने की लालसा जाग उठी थी। वो रानी रूपमती के सामने निगाह करने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन रूपमती ये प्रस्ताव ठुकरा देती है। इस पर बौखलाया आदम खान रानी की हिम्मत तोड़ने और उनका फैसला बदलने की हर संभव कोशिश करता है। किले में खाने की सप्लाई पर रोक लगवा दी जाती है। जो लोग किले में काम करते वो खाने को तरसने लगे थे, लेकिन सभी अपनी रानी के साथ खड़े थे। रूपमती ये बात पहले ही कह चुकी थी कि अगर उससे जबरन विवाह करने की कोशिश की गई तो वो अपनी जान दे देगी। तब आदम खान ने एक चाल और चली। उसने बाज बहादुर के खून से रंगे उन कपड़ों को रानी के सामने डाल दिया जो उसने युद्ध में जाते वक्त पहने थे, जो ये दर्शाते थे कि बाज बहादुर मारा जा चुका है। अब उसकी प्रजा को अत्याचार से बचाने के लिए रानी को मानना पड़ेगा। बेचारी रानी एक टक उन कपड़ों को निहारती रही। उसका मन ये यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि बाज बहादुर अब जिंदा नहीं है। वो ये भी समझ रही थी कि अगर उन्होंने आदम खान की बात नहीं मानी तो वो जरूर बाज बहादुर और प्रजा को हानि पहुंचाएगा। इस पर रूपमती ने आदम खान को कहा कि वो 3 दिन का वक्त चाहती है ताकि वो अपने प्रियतम के दुख को भुला सके और उससे शादी करने का मन बना सके। इस बात से आदम खान बहुत खुश हुआ।
उसने महल में वापस खान पान के भंडार भर दिए। रानी रूपमती के लिए सोने चांदी हीरे जवाहरात से बने गहने और महीन कारीगरी वाले वस्त्र भेजे गए। तीसरा दिन खत्म होते ही जब वो अगली सुबह रूपमती के महल की तरफ जाता है तो रानी को सजे धजे कपड़ों में फर्श पर पड़ा पाता है। एक हाथ वीणा पर था तो दूसरे हाथ में बाज बहादुर के वही कपड़े। दरअसल एक दिन पहले शाम के वक्त रूपमती ने पान में हीरे का चूरा मिलाकर खा लिया था। पान बाज बहादुर को बहुत पसंद था, वो सजी धजी भी उन्हीं के लिए थी। हाथ वीणा पर था क्योंकि जाने से पहले बाज ने यही आखिरी शब्द कहे थे कि जब वो लौट के आएगा तो दोनों साथ नए गीत गुनगुनाएंगे। रानी की मौत और आदम खान का उन पर किया अत्याचारों के बारे में सुनकर अकबर आदम खान को कड़ी सजा देते हैं और बाज बहादुर को बंदी घर से आजाद कर देने का हुक्म देते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अकबर ने हिंदू रीति रिवाजों के साथ ही रानी का अंतिम संस्कार कराया और उनकी याद में एक मकबरा बनवाया, ठीक उसी जगह जहां उनका शव आखिरी बार रखा गया था। तो कुछ का मानना है कि रानी को उसी के मकबरे में दफनाया गया था। जब बाज बहादुर को ये सब पता चला तो वो उसी कब्र पे पहुंचा और कहते हैं उसने वहीं पत्थर पर सर पटक पटक के अपनी जान दे दी। अकबर को जब इनके अटूट प्रेम का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने बाज बहादुर का मकबरा भी रानी रूपमती के मकबरे के साथ बनवाया। बाज बहादुर के मकबरे पे आशिके सादिक और रूपमती की समाधि पर शहीद वफा भी लिखवाया। कहते हैं आज भी मांडू के इस किले में जो भी जाता है उसे एक अलग ही एनर्जी फील होती है। ऐसा लगता है कि कानों में कोई धुन सी सुनाई दे रही हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी और प्रेम गाथाओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। आज के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।